संस्कृति एवं कला संस्था यह मंच आज दूसरे कार्यक्रम को लेकर हम लोग उपस्थित हैं। इससे पिछले कार्यक्रम जो है हम लोग प्रेमचंद जयंती के अवसर पर मनाए थे, जिसकी अध्यक्षता संजय कुमार सेठ सर किए थे, दिल्ली विश्वविद्यालय से वो हैं, जिसमें हमारे 3 वक्ता उसके अतिरिक्त हम लोग थे और 6 हमारे सुधार्थी हम लोग के साथ जुड़े थे। बहुत ही बृहद कार्यक्रम हुआ था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोग हिंदी दिवस मनाने के लिए उपस्थित हैं, जिसमें आज हम लोगों के साथ मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर अजय कुमार यादव उपस्थित हैं। मैं सर का बहुत ही स्वागत करता हूं। आप सहायक प्राध्यापक सत्यवती महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय से हैं। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों के साथ विशिष्ट वक्ता डॉक्टर मंजरी खरे मैम जुड़ी हुई हैं। मैम सहायक प्राध्यापिका ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा से हैं। मैं मैम का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोगों को आशीर्वाद देने संजय कुमार सेठ सर आए हैं। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद देता हूं कि सर आप आते हैं, हम लोगों का इतना मनोबल बढ़ाते हैं सर। इसके लिए मैं सर आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद एक साथ करना चाहता हूं। आज का यह कार्यक्रम हिंदी दिवस के अवसर पर रखा गया है और एक प्रयास है कि हम यहाँ के छात्र, बिहार के छात्र, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र जुड़े हैं हमारे साथ, इलाहाबाद, बनारस और दिल्ली के बहुत सारे छात्र DU JNU के जुड़े हुए हैं। मैं इसके अलावे जो हमारे साथी हैं, अनुज हैं, अग्रज हैं, इसमें जूही दीदी, अंजू दीदी, रामकुमारी दीदी हैं और साक्षी शुक्ला चिंकी BHU से जुड़ी हुई हैं, साक्षी शुक्ला इलाहाबाद से जुड़ी हुई हैं, रजनी, रूम्पा दीदी, नवीन, ये सब हमारे मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र हैं। दीक्षा पाठक जो है मिरांडा हाउस दिल्ली की छात्रा हैं। तो ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम लोग अब बिना किसी समय गंवाएं हम लोग अपने कार्यक्रम की रूपरेखा को तय करते हैं कि आज सबसे पहले लगभग 20 से 25 मिनट का 2 वक्तव्य होगा, जिसमें पहला वक्तव्य डॉक्टर मंजरी खरे मैम का होगा, दूसरा डॉक्टर अजय कुमार यादव सर का होगा और उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन और समय मिलेगा तो फिर प्रश्नोत्तरी के लिए भी समय हम लोग 5 से 10 मिनट रखेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे। यह आज के कार्यक्रम की रूपरेखा है। अब मैं विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर मंजरी खरे मैम को 2 शब्दों से उनके परिचय के साथ उनको आमंत्रित करूंगा। डॉक्टर मंजरी खरे मैम सहायक प्राचार्य विश्वविद्यालय हिंदी विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, सहायक प्राचार्य के रूप में वह उपस्थित हैं। आप MA और PhD काशी हिंदी विश्वविद्यालय से प्राप्त की हैं। आपने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं में शोध पत्रों का वाचन किया है। आपकी एक पुस्तक एवं कई अध्याय प्रकाशित हैं। आप नागरिक प्रचारणी सभा काशी, भारतीय भाषा परिषद प्रयागराज की सदस्य और कई पत्रिकाओं के संपादन मंडल में शामिल हैं। आपको प्रेमचंद स्मृति सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण रत्न सम्मान प्राप्त है। आप 7 वर्षों का अध्यापन अनुभव रखती हैं। अध्ययन के साथ साथ चित्रकला, शिल्पकला, खेल, संगीत आदि में अभिरुचि रखती हैं। मैं बहुत ही सादर नम्र भाव से मैं मैम को आमंत्रित करना चाहता हूं कि मैम आप आएं और अपनी बात हम लोगों के सामने रखें। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। बहुत बहुत आभार। और आपने इतना लंबा चौड़ा मेरा वक्तव्य उसके लिए उसमें जो पढ़ा बहुत धन्यवाद उसके लिए भी। चूंकि हम लोग भी विद्यार्थी ही हैं, सीखते रहते हैं। खैर, आज के इस कार्यक्रम के लिए सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं देख पा रही हूँ कि अजय सर जुड़े हुए हैं, संजय सर जुड़े हुए हैं और कई छात्र छात्राएं भी जुड़ी हुई हैं। सभी को मेरा नमस्कार है। और आज हिंदी दिवस है, तो सबसे पहले तो सभी को मेरी ओर से हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हम लोग भले ही हिंदी के हैं, लेकिन इस अवसर को हम एक विशिष्ट ढंग से अपनाना चाहते हैं, इसलिए हम लोग बराबर एक अलग से दिन निकाल कर इसके लिए हम लोग
उसको मनाते हैं। और इस मंच के माध्यम से आमंत्रित करने के लिए सुमित को बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस मंच की जानकारी भी मुझे सुमित के माध्यम से प्राप्त हुई थी। और आप सबसे जुड़कर मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि एक नए तरह की गतिविधियां हो रही हैं। शुरुआती दौर है, लेकिन उस सब के लिए भी बहुत-बहुत बधाई। पहल करना ही महत्वपूर्ण होता है और उसके बाद तो उसमें कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं। आज आज जिस विषय के लेके हम उपस्थित हुए हैं, वो पहले ही मैंने बता दिया था सुमित को। हिंदी भाषा के अनुप्रयोग को लेकर। भाषा के रूप में अगर हम देखें तो आज हिंदी दिवस है और एक भाषा के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। तो हम अपने विषय पर आने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि भाषा क्यों महत्वपूर्ण होती है। अगर हम हिंदी को हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो भाषा क्यों ज़रूरी है और उसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमारा जो एक मानव जीवन जो है, वो इस जगत से और भाषा से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। इस जगत से मानव क्या कहता है, वास्तविक रूप से वो जो अनिवार्य तत्व हैं, उनका ग्रहण करता है और स्वरूप प्राप्त करता है। लेकिन भाषा के माध्यम से वो अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति भी करता है। लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हम अपने भावों को अभिव्यक्त ही कर लें। हम भाषा के माध्यम से ज्ञान का अर्जन करते हैं और पूरे परिदृश्य से संबद्ध होते हैं, जिसमें हमारा समाज भी शामिल है। उस पूरे परिदृश्य को अगर हम कहीं से हम जुड़ पाते हैं, तो उसमें भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये हमें एक कह सकते हैं कि इस संसार में अपने जीवन यापन को चलायमान रखने के लिए एक महत्वपूर्ण उपादान हमें प्रस्तुत करती है कि हम सबसे जुड़ सकें। अगर इस रूप में अगर हम कहें कि भाषा के बिना हमारा जीवन अपूर्ण है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि जैसे कि हम कहें कि प्रकृति है, तो प्रकृति की भी अपनी एक भाषा है, मौन की भी अपनी एक भाषा है, उससे भी हम संवाद संप्रेषित कर सकते हैं। लेकिन हर चीज के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं भाषा एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जुड़ी होती है। भाषा को अगर हम अपने अस्तित्व के रूप में देखें, अपने व्यक्तित्व के रूप में देखें, अपनी परंपरा के रूप में देखें, अपनी स्मृति के रूप में देखें, तो एक महत्वपूर्ण एक वरदान के सदृश हमें प्राप्त हुई है ईश्वर के द्वारा कि ये हमें इतनी सुलभता से हमें इस दुनिया में अपनी गतिविधियों को करने के लिए एक उपाय देती है कि हम कैसे इस चीज को कर पाए। इस संसार में रहना, उसमें गतिविधियों को करना, भाषा उसके लिए एक महत्वपूर्ण वरदान है। अब बात करें अगर हम अपने देश की, तो भारत में एक बहुभाषी देश है। अनेक तरह की भाषाएं इसमें दिखाई पड़ती हैं और सभी भाषाएं, केवल हिंदी भाषाएं नहीं, सभी भाषा अपने भाषिक सौंदर्य के साथ यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन अगर संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने की अगर हम क्षमता बोले, तो हिंदी भाषा में हमें दिखाई पड़ती है। और यही कारण है कि जब देश गुलाम था, तो हमारे जनप्रतिनिधियों ने भाषिक गुलामी से मुक्ति के लिए भी एक अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्ष्य रखा था कि हमें तमाम प्रकार की तो आज़ादी चाहिए ही चाहिए, लेकिन भाषा से भी हमें आज़ादी चाहिए, क्योंकि उस भाषिक गुलामी में हम अपने को स्वतंत्र महसूस नहीं कर सकते। और आज 14 सितंबर है, सन 1949 में आज ही के दिन हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और ये इस दिन को इतने गौरवपूर्ण का क्षण था कि जिस दिन इसने फारसी अंग्रेजी को पीछे छोड़ते हुए एक गौरवपूर्ण पद को हासिल किया था हिंदी भाषा ने। ये सभी के लिए, सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन था। और आज का जो 14 सितंबर है, ये उस महत्वपूर्ण दिन को ही घोषित करता है कि हम पुनः पुनः उस दिन का स्मरण रखें कि कितने जद्दोजहद के बाद हमें यह चीज प्राप्त हुई है। इसलिए अपने विषय वस्तु
विषय को मैं शुरू करने के लिए इसी बिंदु से मैं शुरू करती हूँ कि जिस दिन से राजभाषा को का पद हिंदी को दिया गया, इसी बिंदु से मैं अपनी बात को रखना चाहती हूँ कि हिंदी भाषा के अनुप्रयोग हमें कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं, कैसे उसकी स्थितियाँ हैं और क्या संभावनाएँ हैं, उसमें क्या बनती हैं। इस विषय पर मैं थोड़े कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। वक्तव्य नहीं है, कुछ अपनी बस ऐसे ही मन की बातें हैं जो आप तक से साझा करना चाहती हूँ कि अगर हम राजभाषा को देखें तो ये राजकाज से संबंधित है। तो मतलब शासन प्रशासन और राजकीय कार्यों में ये प्रयुक्त होती है, इसलिए ये मुख्यतः समझी जाती है कि ये राजकार्य या कार्य व्यापारियों में उसमें प्रयुक्त हो जाती है। और राजभाषा जो शब्द है उसमें ये जो पहले जो शब्द आया था तो ये इसको स्टेट लैंग्वेज के रूप में था। तो जैसे श्री राजगोपालाचारी ने भारतीय संविधान सभा के अंतर्गत इसके समानांतर स्टेट लैंग्वेज के समानांतर इसका एक नाम दिया ये राजभाषा करके। तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण है कि हम स्टेट लैंग्वेज ही क्यों कहें। तो हम उसको भी हिंदी पर्याय निकाल लें क्योंकि हिंदी राजभाषा घोषित है तो हम उसे राजभाषा क्यों ना कहें। तो इस रूप में भी अगर हम देखें तो इस शुरुआत से ही इस दिशा में पहल की गई कि हम भाषा के प्रति सतर्क रहें। और अपने देश में अगर हम देखें तो हमारे देश में लगभग 29 राज्यों में 9 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर राजभाषा हिंदी का प्रयोग किया जाता है। इसमें उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान। तो इन सब देशों को राज्यों को हम देखें तो यहाँ हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रयोग किया जाना ये बताता है कि हिंदी भाषा क्यों इतनी व्यापक रूप से दूसरे राज्यों ने उसको अपनाया है, क्योंकि उसकी क्षमता इतनी अधिक है कि वो बहुसंख्य जनता को अपने में समेटने का क्षमता रखती है कि वो अपने लोगों को बांधने का एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है। इस वजह से देखें तो 9 राज्य हमारे यहाँ हिंदी राजभाषा को अपनाए हुए हैं और विदेशों में कहा जाए तो फिजी देश में तो इंडो फिजिशियन करके भी वहाँ राजभाषा आधिकारिक भाषा के रूप में है। तो अपने देश में तो है ही और विदेश में भी वो एक राजभाषा के रूप में जो पाश्चात्य देश है वहाँ पर भी एक अलग भाषा के रूप में आधिकारिक भाषा है वहाँ की। तो उस रूप में भी उसको अपनाया जाना एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और गर्व करने वाली बात है कि हमारी हिंदी को किसी दूसरे देश ने राजभाषा का भी दर्जा दिया हुआ है। हमारे संविधान में अगर हम देखें तो संविधान के जो अनुच्छेद हैं उसमें 343 से 351 तक में कई बातें कही गई हैं, जिसमें राजभाषा के संदर्भ में उसके उपयोग के संदर्भ में प्रयोग के संदर्भ में बातें हैं जो ये बताती है कि जो राजभाषा अंतर प्रादेशिक मध्यवर्ती भाषा है। राज्य और केंद्र के बीच में अगर संबंध स्थापित करना है तो हमें राजभाषा हिंदी को अपनाना होगा और यह एक ऐसी भाषा है जो केंद्र और राज्य के बीच के जनप्रतिनिधियों को एक सूत्र में बांधती है। कि हमारे जितने कार्यालयीय कार्य हैं, जितने प्रशासनिक कार्य हैं, उसमें हम इस चीज को देखते हैं कि ये राजभाषा दोनों के बीच एक सेतु की तरह कार्य करती है, राजभाषा हिंदी। और राजभाषा हिंदी अपने आप में एक समृद्ध भाषा है। ये अपने आप में इसका अपना एक स्वतंत्र व्याकरण है और ऐसी मजबूत राजभाषा हिंदी को हम देखते हैं कि अगर उसके अनुप्रयोगों को देखें तो हमारे यहाँ विधायिका जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदन लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानमंडलों में भी ये प्रयुक्त होती है, क्योंकि जितनी भी हमारी योजनाएं बनती हैं, जितने कानूनों की देखभाल होती है, तो उसको देखरेख करने के लिए एक ऐसी भाषा हम लोग के यहाँ है जो राजभाषा हिंदी के रूप में है और उसमें वो बखूबी उसमें क्रियान्वयन काम करती है। न्यायालय में देखा जाए, न्यायपालिका में भी अनुच्छेद 348(2) के तहत न्यायपालिका में भी हिंदी राजभाषा का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय में अगर इस चीज को देखेंगे तो वहाँ पे अंग्रेजी भाषा है।
लेकिन हमारे संविधान में धारा 7 का के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि हम हिंदी में भी इसको इसका प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। तो संवैधानिक कानूनों या प्रावधानों के चलते न्यायपालिका में भी हिंदी का प्रयोग हो रहा है। कार्यपालिका में जितने प्रकार की अगर हम देखें कि कल्याणकारी योजनाएं हमारे यहाँ बन रही हैं, दैनिक कार्यों का प्रबंधन जितना किया जा रहा है वो भी राजभाषा हिंदी के द्वारा ही किया जाता है। तो इस रूप में अगर हम देखें राजभाषा हिंदी अपने आप में हमारे समाज के लिए, हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यों को करती चली आ रही है। और उन राज्य और केंद्र के बीच में अगर पत्रों का व्यवहार होता है तो वो भी परस्पर वार्ता जो हो रही है वो भी राजभाषा हिंदी के द्वारा ही हो रही है। ये जो कार्यालय काम है वो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही सारी नीतियां, वही योजनाएं हमारे बन के हमारे जीवन में उतर के आती हैं। तो भाषा की दृष्टि से वहाँ उच्च पायदान से वो जो काम करके आ रही है कार्यालयों में, उसने हमारे जीवन को भी प्रभावित किया ही है। अगर हम इस चीज को देखें कि राजभाषा हिंदी या हिंदी को ही लें तो इसके अनुप्रयोग हम विभिन्न विषयों में भी देख सकते हैं। विभिन्न विषय जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो विधि है, न्याय है, जो विज्ञान के विषय हैं, अन्य भाषाओं के जो विषय हैं, उसमें भी अगर हिंदी की शब्दावली तैयार की जा रही है और हिंदी शब्दावलियों के तैयार होने से हिंदी भाषा समृद्ध होती चली जा रही है। तो अगर इस रूप में हम देखें कि हिंदी शब्दावलियां जितनी होती जा रही हैं वो भाषा उससे हिंदी का ही एक तरह से विकास हो रहा है, प्रचार प्रसार भी हो रहा है। और इसी क्रम में अगर हम देखें कि अनुवाद का जो क्षेत्र है, क्योंकि अनुवाद के क्षेत्र में एक सुगठित भाषा की आवश्यकता होती है कि जो हमारे उसी हुबहू भावों को हमारे सामने प्रस्तुत कर सके। हिंदी भाषा में ऐसी क्षमता है कि वो बहुत ही पारदर्शी ढंग से और व्याकरण सम्मत ढंग से हमारे सामने किसी विषय को उसके भाव के अनुवाद को प्रस्तुत कर सकती है। तो इस रूप में अनुवाद देखें तो आज पाश्चात्य जगत से भी बहुत सारी किताबों का और बहुत सारी फिल्मों का हिंदी में अनुवाद हो रहा है। यह जो अनुवाद का कार्य है इससे भी पता चलता है कि हिंदी के प्रयोगों की सीमा बढ़ती चली जा रही है और जितने भी तरह के पाश्चात्य ग्रंथ हैं उसका भी हिंदी में अनुवाद हो रहा है, जिससे कि हमारे ज्ञान की जो सीमाएं हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं कि हम पाश्चात्य जगत की चीजों को भी अपनी भाषा में पढ़ सकते हैं। हिंदी भाषा के अनुप्रयोगों को अगर बहुत अधिक आपको सटीक रूप में देखना है तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी जगत में मुझे दिखाई पड़ता है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि परिवर्तन दिखाई पड़ा हिंदी भाषा को लेकर। जब से ये हमारे देश में इंटरनेट और कंप्यूटर आया है तब से एक कह सकते हैं कि संचार क्रांति सी आ गई है। पहले ये संशय किया जाता था कि हिंदी में कंप्यूटर पर काम किया जा सकता है या नहीं, या अन्य जो उसके संबंधित इंटरनेट है उस पर काम हो पाएगा या नहीं। लेकिन इन सारे संशयों को हिंदी भाषा ने पीछे छोड़ते हुए एक मजबूत स्थिति को प्रदर्शित किया है कि कोई सा भी काम हो वो हम कंप्यूटर के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या अन्य किसी भी युक्तियों के द्वारा हम बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकते हैं। एक तरह से कह सकते हैं तकनीकी क्षेत्र में भाषाई क्रांति सी आ गई है, जिसमें हिंदी भाषा ने एक मजबूत दावेदारी प्रस्तुत की है। अगर इस चीज में एक और बात कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जितने प्रकार के कार्यालय हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक केंद्र हैं जो हमारे अध्ययन के केंद्र हैं और अन्य जितने भी समाज के गतिविधियों या जीवन के क्षेत्रों से संबंधित विभाग हैं, वहाँ पर पहले हिंदी भाषा में लेकर काम करना बहुत ही कठिन होता था। लेकिन अब कंप्यूटर या अन्य चीज़ों के आने से, इंटरनेट के आने से हिंदी में काम करना बहुत ही ज़्यादा सुगम होता चला जा रहा है।
सरकारी कार्यालयों में तो ये अनिवार्य भी है, लेकिन अन्य जो गैर सरकारी हैं वहाँ पर भी हिंदी को लेकर जो संशय रहता था वो अब दूर हो गया है और उसमें भी बहुत ही सुंदर ढंग से काम हो रहा है। अगर हम हिंदी यूनिकोड की बात करें तो जब से ये अस्तित्व में आया है हिंदी यूनिकोड, तो हमारे कंप्यूटर हो या लैपटॉप हो या यहाँ तक कि हमारे जो स्मार्टफोन है जिससे हम लोग आपस में कनेक्ट भी हो सकते हैं, ऐसे चीज़ों स्मार्टफोन में भी हम हिंदी में काम करने में बहुत ज़्यादा सुगमता महसूस करते हैं, जो कि पहले नहीं थी। और इसे अधिक गति देने में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर भी हमारी मदद करते हैं, जिससे कि हमारा हिंदी में काम करना और अधिक बढ़ा है, उसके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ एक आपको नाम बताना चाहूँगी, जिसमें से कि एक है मंत्र। मंत्र जिसका अगर हम इसका पूर्ण नाम लें, तो मशीन असिस्टेड ट्रांसलेशन टूल। अ, ये एक ऐसा टूल है, एक युक्ति है, जो सीडेस और राजभाषा विभाग द्वारा विकसित किया गया एक मशीनी अनुवाद करने का काम करता है, जिसके कारण जो भी अंग्रेजी में चीज़ें हैं, वो हिंदी में आपके सामने आ सकती हैं। इसीलिए देख सकते हैं कि प्रशासनिक हो या वित्तीय हो, कृषि हो, स्वास्थ्य संबंधी हो या सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, कोई भी चीज़ हो, उसे हम हिंदी में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इस मंत्र डिवाइस की जो सॉफ्टवेयर है उसके कारण। ऐसे ही एक एक और बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है लीला। इसका भी पूर्ण नाम है कि लर्न इंडियन लैंग्वेजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये जो लीला जो है, इस लीला सॉफ्टवेयर के माध्यम से इसमें कई सारे ऐसे पाठ्यक्रम सुझाए हैं, जैसे कि लीला प्रबंध, लीला हिंदी तथा लीला हिंदी प्राज्ञ पाठ्यक्रम। ये पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो कि हिंदी नहीं जानते हैं या हिंदी जानते भी हैं, तो अपनी हिंदी को मजबूत करने के लिए हिंदी शिक्षण की दृष्टि से भी इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हिंदी को सीखना भी आसान हो रहा है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि हिंदी आज के समय में और ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि इसको सीख लेना एक सरलतम माध्यम से सुगम हो पा रहा है। एक सॉफ्टवेयर और नाम लेना चाहूँगी, उसका नाम है गिरगिट। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि इसमें एक लिपि से आप दूसरी लिपि को अनुवादित कर सकते हैं। तो जो गैर हिंदी भाषी है, वो भी उसमें देख सकता है कि हम दूसरी भाषाओं का अध्ययन कर सकता है या दूसरी भाषाओं में कोई मूल्यवान चीज़ है, तो हम उसका भी अनुवाद उसमें से पढ़ सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण है, जो भाषा का जो एक कह सकते हैं कि अवरोधक रहता था, वो अब समाप्त हो रहा है कि इन सब माध्यमों से हम हिंदी को और हिंदी के माध्यम से अन्य भारतीय भाषाओं को या पाश्चात्य भाषाओं को, उससे जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उसे हम सीख सकते हैं आसानी से। और इसमें अगर हम देखें तो एक हमारे स्मार्टफ़ोन में भी और लैपटॉप या कंप्यूटर में भी एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर होता है श्रुत लेखन स्पीच टू टेक्स्ट। ये हिंदी स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम है, जिसमें आप हिंदी में बोलेंगे तो फिर वो हिंदी में उसे आप सुन भी सकते हैं और वो उसे टाइप भी करता चला जाएगा। तो इस तरह से कह रहे हैं कि हिंदी के अनुप्रयोगों की सीमा बढ़ती चली जा रही है और ये एक सुगम माध्यम है कि जो लोग हिंदी में त्वरित गति से काम करते हैं, तो वो माइक्रोफ़ोन में बोलकर अपनी बात को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी में एक कह सकते हैं ई महाशब्दकोश भी तैयार हो रहा है या तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से हम 2 भाषाओं के उच्चारण और उसके प्रयोगों को देख सकते हैं कि किसी दूसरी भाषा में कैसे है उसका उच्चारण है, उसके शब्दों का उच्चारण कैसा है और उसको हम हिंदी में कैसे उच्चारित करेंगे। तो ई महाशब्दकोश से भी हम बहुत सारी पुस्तकें हैं या ज्ञान की अन्य वस्तुएं हैं, उसको बड़े आसानी से हम देख सकते हैं। तो डिजिटलीकरण से जो हमारी हिंदी आगे बढ़ रही है, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है और इसके इसके कारण
हिंदी जो है वो ग्लोबल भाषा के रूप में सामने आई है। आज हमारे सामने कहें तो विश्व के में तीसरे पायदान पर स्थापित हुई है, क्योंकि हिंदी को सीखने और हिंदी शिक्षण के लिए भी तमाम प्रकार के सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। उसके अनुप्रयोगों में इस दृष्टि से बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। इसीलिए अगर हम विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बीच यदि भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो हिंदी भाषा इसमें बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उसका भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि वो भाषा के माध्यम से लोगों को अपने से जोड़ने का काम करती है। और अनुच्छेद अगर हम 351 को हम देखते हैं, तो उसमें भी ये कहा ही गया है कि संघ जो है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ाएगा। और इस रूप में अगर हम देखें तो विभिन्न प्रकार के जो सरकारी उपक्रम हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र हैं, जो अन्य विभाग हैं, वहाँ पर भी हिंदी के दस्तावेज प्रमुख रूप से सामने आते हैं और उसमें लिखा पढ़ी भी होती है। और विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं, जनसंचार के जितने माध्यम है, उसमें भी हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम सरकारी पत्रिकाओं का नाम लेना चाहें तो उसमें एक बड़ी अच्छी महत्वपूर्ण पत्रिका है राजभाषा भारती करके। ये सन 1978 से प्रकाशित हो रही है। और ये पत्रिका जो हमारे नीतियां बनती हैं, उनके क्रियान्वयन का जो काम होता है, उन सबको बहुत ही सरल भाषा में जनता के समक्ष रखती हैं, जिससे कि जनता और सरकार के बीच की जो खाई है वो भी इससे दूर हो पाती है। एक राजभाषा पुष्पमाला करके भी एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। और इसी क्रम में अगर एक पत्रिका का नाम लूं तो योजना पत्रिका भी आती है, जिससे सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तमाम खबरें हम तक पहुंच पाती हैं। भाषा पत्रिका भी इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पत्रिका भी हमको जो नीतियां हैं और कानून हैं, उन सब की महत्वपूर्ण जानकारियां देती हैं। और एक पत्र जो सरकार का है, द गजेट ऑफ इंडिया, वो भी आप हिंदी में देख सकते हैं। तो इस रूप में जो महत्वपूर्ण सरकार का आधिकारिक पत्र है, उसमें भी हिंदी के रूप में आप उसको अनुप्रयोग को पा सकते हैं। प्रिंट मीडिया के साथ साथ अगर हम कहें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, तो हमारे यहाँ दूरदर्शन, आकाशवाणी, जिसमें ऑल इंडिया रेडियो करके है, उसमें भी हिंदी भाषा भाषी के कार्यक्रम विशेष रूप से दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, क्योंकि जनता को जागरूक करने और हिंदी भाषा के प्रति उसमें एक चेतना जगाने के लिए ऐसे जो उपादान हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि अब जो गैर सरकारी टीवी चैनल्स हैं, रेडियो चैनल्स हैं, वो भी हिंदी को लेकर विशेष जागरूक हुए हैं और कई तरह के तमाम जन जागरूकता परक कार्यक्रम उसमें प्रसारित होते रहते हैं। ये बड़े ही कह सकते हैं कि उल्लेखनीय कार्य हो रहे हैं इस समय, कि हम विभिन्न सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हैं, उसमें भी हम हिंदी को लेकर लेखन कार्य कर सकते हैं और विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इस रूप में अगर हम देखें तो हिंदी के जो प्रयोगों के अनुप्रयोगों के क्षेत्र हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और हिंदी को अगर हम देखें तो हिंदी हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण क्षेत्र, हमारी जो करेंसी है, नोट है, उस पर भी दिखाई पड़ती है। उसमें मेरे ख्याल से 17 भाषाएं हैं, जिसमें से 2 भाषाएं हिंदी और अंग्रेजी में मुख्य रूप से उस पर लिखा रहता है। वो उसमें वो कितनी कीमत का नोट है या उसमें कितने मूल्य का वो छपा हुआ है। उस रूप में अगर हम देखें तो हिंदी भाषा वहाँ पर भी हमको दिखती है। और इसके साथ ही इतनी बड़ी हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं, जितने अखिल भारतीय स्तर की जितनी हमारी प्रतियोगिताएं हैं, उसमें भी हिंदी भाषा को लेकर महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं कि हिंदी में भी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में दिए जाएं। तो वहाँ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर भी हिंदी हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम हिंदी के अनुप्रयोगों की और बात करें तो हिंदी हमारे जो रेलवे हैं,
रेलवे के कई क्षेत्रों में, जैसे कि उसके आरक्षण है, उसके ऑनलाइन टिकट बुकिंग है, उस तरह के क्षेत्रों में भी ये हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि हिंदी को के कि घर बैठे अपने को आरक्षण फॉर्म भर के अपने सीट को बुक करा सकते हैं। हिंदी भाषा साहित्य की तो भाषा है, क्योंकि हम सब साहित्य से जुड़े हुए हैं और साहित्य में उसकी बात करें तो उसके लिए एक लंबा समय चाहिए, क्योंकि साहित्य की जितनी भी विधाएं हम देखते हैं उसमें हिंदी साहित्य की सारी विधाओं में व्यापक रूप से काम हुआ है और हम सभी उस चीज़ों से परिचित है। तो मैं उस विषय क्षेत्र पर, हिंदी विषय पर उतनी बात नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हम सब हिंदी के ही विषय क्षेत्र से संबंधित हैं। मैं हिंदी के साहित्य से अलग किन किन क्षेत्रों में उसके अनुप्रयोग हो रहे हैं वहाँ की बात मैं कर रही हूँ। अगर हम विज्ञापन जगत में देखें तो बहुतायत में हिंदी विज्ञापनों की श्रृंखला हम देखते हैं और ये हिंदी के पाठक, हिंदी बोलने वाले, हिंदी को समझने वाले बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से वो जो बाकी कंपनियां हैं वे भी हिंदी में उपभोक्ता को देखकर विज्ञापनों को तैयार करती है, संप्रेषित करती है, जनसंख्या जिससे बिक्री की भाषा भी अगर हम देखें तो उसकी महत्वपूर्ण रूप से उभर पाई है, क्योंकि हमारी महत्व जनसंख्या है वो हिंदी भाषी, इसलिए हम हिंदी प्रश्न देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज विश्व के लगभग प्रत्येक देश में योग और आयुर्वेद के केंद्र भी खुले हुए हैं और ये जो दुनिया भर में लोग योग और आयुर्वेद की संस्कृति से परिचित हो उस परिचित हो रहे हैं, तो अगर इन तक पहुंचना है, योग और आयुर्वेद की संस्कृति तक पहुंचना है, तो हमें हिंदी रास्ते ही हो पड़ेगा, क्योंकि उसको पूरी तरह से योग और आयुर्वेद की सामग्रियों को, उसकी विषय वस्तु को समझना मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर भी हम कह सकते हैं विश्व में भी हिंदी के क्षेत्रों की सीमा बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उपादान हिंदी सिनेमा है, हिंदी गीत संगीत, आज दुनिया भर प्रशंसक इसके हैं और इनकी बड़ी का कारण भी हिंदी भाषा ही है, उसकी विश्वसनीयता है, तार्किकता है, लिपि की वैज्ञानिकता है। इसी कारण अगर हम देखते हैं कि बहुत सारी जो पाश्चात्य फिल्में हैं और उसके गीत संगीत उसका हिंदी में अनुवाद किया जाता है, ताकि हिंदी भाषी जनसंख्या जो है वो चीजों को सुन सके और हिंदी की जो चीजें हैं वो भी पाश्चात्य भाषा में अनुवादित हो रही है, ताकि पाश्चात्य जगत के लोग हिंदी भाषा की फिल्मों को भी उस आनंद को ले सकें। और इसमें विभिन्न जो विश्व अपने देश के साथ साथ विभिन्न विश्वविद्यालय हैं, वहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि हिंदी के जो पढ़ाई है, अध्ययन अध्यापन है, अनुसंधान है, वहाँ पर भी हिंदी को एक विशिष्ट भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है और उसमें भी महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि हुई है। हिंदी के रूप में अगर हम कहें तो जब ये तैयार हो रही थी, इसका प्रारंभिक स्वरूप राजभाषा का बन रहा था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक बात कही थी कि हिंदी को आज संघ एक भाषा अपनाने जा रहा है और उम्मीद करते हैं कि ये अपने आप को विकसित और पल्लवित करेगी। तो अगर हम इस रूप में देखते हैं तो वाकई में हिंदी ने अपने आप को काफी विकसित किया है। वो समय को लांघकर, समय का अतिक्रमण करके हर युग में उसने अपने आप को विकसित किया है, नए नए तत्वों को, नए नए शब्दों को आत्मसात करते हुए वो समय के अनुसार बदलते हुए आगे बढ़ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? नेटवर्क की समस्या लिखकर बता रहे हैं सुमित, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आवाज आ रही है, बस थोड़ी समस्या है, तो स्पष्ट रूप से पूरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी अभी?
ये आवाज आ रही है थोड़ी फंस फंस के। फंस फंस के आ रही है। अभी ठीक आ रही है आवाज? जी जी मैम। जी। हिंदी में जो हमारा कार्य क्षेत्र है वो तो बड़ा ही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो थोड़ी कष्टकारी हैं। जैसे कि हिंदी को अगर हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं, उसके उस मंच पर ले जाते हैं, डिजिटल मंच पर, तो उसमें कई बार ऐसा होता है कि हम उसके मूल स्वरूप से कुछ खिलवाड़ सा करते नजर आते हैं। जैसे कि अब हिंदी को रोमन लिपि में लिखते हैं तो उसमें कुछ कुछ उसकी लिपि तो बदल गई लेकिन भाव वही है हिंदी का, और इसको इंग्लिश रूप में हम कह सकते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर जब हम उसको हिंदी में ही डिजिटल रूप में लिख रहे हैं तो उसमें भी कहीं कहीं ऐसी चीजें शब्द देखने में आते हैं जो हिंदी के स्वरूप को विकृत करते हैं। जैसे कि जो हिंदी टाइपिंग है उसमें जैसे शब्द आता है कहाँ शब्द,